जी नाजरीन आदाब। मैं इरफान आरिफ तहरीक बकाए उर्दू के अपने इस इल्मी अदबी पेज पर लाइव प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ। हर रोज़ की तरह शाम 5 बजे हम नए मेहमान को लेके आज भी हाजिर हैं, लेकिन उससे कबल मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, तकरीबन 150 एपिसोड हमारे हो चुके हैं और अभी भी ये सफ़र जारी है, इंशाल्लाह जारी रहेगा। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस मौके पर अपने उन तमाम जय्यद आलिमों का, प्रोफेसर साहिबान का, शायरों का, अदीबों का, दानिशवरान का, नाकदीन का, मुहक्किकीन का, जो भी हमारे इस फेसबुक पेज के लाइव प्रोग्राम में हाजिर हुए, हमारी दावत कबूल की और अपने नेक मशवरों के साथ साथ हमें हिम्मत और हौसला भी अता किया। और मैं तो इस सफ़र को इंशाल्लाह जारी रखने की ही इस सफ़र में हूँ। बस आप तमाम हजरात का, आप तमाम नाजरीन का, आप तमाम साहिबान का, उर्दू मुहिब्बान का, खादिमान उर्दू का साथ रहेगा तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जारी और सारी ही रहेगा। इसी नौइयत के प्रोग्राम की आज हमारी कड़ी है जी। हमारे मेहमान कोलकाता से हैं, रईस अनवर साहब, और इनकी आज मेज़बानी फरमा रहे हैं हमारे मुआविन, हमारे मेज़बान जनाब डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब। तो लीजिए आज की गुफ्तगू 21वीं सदी में उर्दू अदब और उर्दू ज़ुबान की तदरीस के हवाले से लेकर हाजिर हैं रईस अहमद साहब। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं मुश्ताक अहमद वानी मोहब्बत और नेक दुआओं के साथ आज फिर तहरीक बकाए उर्दू के फेसबुक लाइव प्रोग्राम पर एक नए मेहमान के साथ आपके रूबरू हो रहा हूं। और आज हमारे मेहमान हैं मोहतरम रईस अनवर रहमान साहब। इनका ताल्लुक कलकत्ता से है। मैं नाज़रीन आपको ये बताता चलूं कि रईस अनवर साहब माहिर तालीम हैं, मुहक्किक हैं, अदीब हैं, शायर हैं और नक्काद हैं। और ये जो है भागलपुर यूनिवर्सिटी की शोबा उर्दू में लेक्चरर तैनात होने के बाद इन्हें शोबा उर्दू ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा बिहार में रीडर और प्रोफेसर के ओहदों पर तैनात होने का मौका मिला। और बड़ी खुश असलूबी के साथ ये 2018 ईस्वी में इसी यूनिवर्सिटी से सुबुकदोश हो गए। और रईस साहब की मतबात पर अगर मैं नाजरीन आपको ले चलूं तो एक ऐसी बागो बहार और मरंजाने मरंज शख्सियत आज आपके हमारे रूबरू हैं कि जिनका इल्मी व अदबी तहकीकी व तनकीदी काम अपने आप में एक दबिस्तान की हैसियत रखता है। तज़किरा नुस्खे दिलकुशा तरतीब दिया है इन्होंने। और जन्म जीव मित्र अरमान हयात व खिदमत इनकी जो है तहकीकी तनकीदी किताब है। और मुंतखिबुज तज़किरा इनका एक तज़किरा है। बाज़याफ्त जो है परवेज़ शाहिदी पर इनकी किताब है। तहकीकी गोशे इनकी किताब है। और तासुर व तबसरा इनकी किताब है। तनकीदी गोशे इनकी किताब है। बिहार में नावल निगारी इनकी किताब है। और तनकीदी मरहले इनकी किताब है। और सूफियों की ज़बान जो है इनकी ऐसी वो किताबें हैं कि जो किताबें आजकल के कारी के लिए, उर्दू के कारी के लिए जिनका मुताला बहुत ज़रूरी है। मैं नाजरीन आपको ये कहता चलूं कि हमारे मुश्ताक अहमद वानी दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूं आज फेसबुक लाइव प्रोग्राम पे।
میں میزبان ہوں آپ کا، اور آج آپ ہمارے مہمان ہیں. آپ کا استقبال ہے، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر مشتاق احمد وانی صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں تحریک بقائے اردو کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر آنے اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. اور باضابطہ میں کچھ روزانشین قسم کا آدمی ہوں، اور بہت زیادہ سیمینار یا سمپوزیم یا اس طرح کے ہمارے یہاں جلسے ہوتے رہتے ہیں، ان سے میں کچھ دور رہتا ہوں. بہرحال اب میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ لمحہ بتاؤں گا اور کچھ باتیں کروں گا. بہت شکریہ. رئیس صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے اپنے ناظرین کے لیے اور اپنی معلومات کے لیے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا علمی، ادبی اور تعلیمی سفر کہاں سے شروع ہوا، اور آپ نے یہ مراحل کس طرح سے طے کیے، اس کے بارے میں تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے. دیکھیے، ہمارا تعلق دراصل بہار سے ہے. بہار میں ایک بہت مشہور ضلع ہے نالندہ. نالندہ ہی کے ایک بلاک استھاواں سے میرا تعلق ہے. میرے والد صاحب وہاں سے بچپن میں کلکتہ چلے گئے تھے، اور کلکتے میں اس زمانے میں مدرسہ عالیہ کا بہت شہرہ تھا. تو مدرسہ عالیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یو پی، بہار اور بنگال کے، یعنی مشرقی بنگال بھی اس وقت تھا، تو اس سے لوگ آیا کرتے تھے. تو میرے والد صاحب بھی بچپن میں وہاں کلکتے گئے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ ان کا رزلٹ بہت اچھا ہوتا رہا. وہی انہوں نے ایک گورنمنٹ کالج تھا، اسلامیہ کالج، جسے مسلمانوں نے قائم کیا تھا، لیکن بعد میں انگریزی سرکار نے اس کو نیشنلائز کر دیا. تو اسلامیہ کالج سے انہوں نے آئی اے بی اے کیا، پھر کلکتہ یونیورسٹی سے ایم اے کیا. اتفاق ایسا ہے کہ ایم اے کرنے کے بعد چند سالوں کے بعد ان کی ملازمت فارسی شعبے میں، فارسی میں انہوں نے ایم اے کیا تھا، بعد میں اردو میں پھر ایم اے کر لیا. تو ان کی ملازمت کلکتے میں ہو گئی. پریسیڈنسی کالج وہاں تھا، اب اس کو یونیورسٹی کا درجہ مل گیا ہے. تو اسی کالج سے انہوں نے اپنی ملازمت شروع کی، پرشین کے لیکچرر کی حیثیت سے. اور اس کے بعد پھر وہ کلکتے ہی میں مقیم ہو گئے، جس کی وجہ سے میری پیدائش کلکتے ہی میں ہوئی، تعلیم بھی کلکتے میں ہوئی. وہاں محمد جان ہائر سیکنڈری اسکول بہت مشہور اسکول ہے، میں نے وہیں سے اسکول کی تعلیم لی. پھر مولانا آزاد کالج، وہی اسلامیہ کالج جس کو گورنمنٹ نے لے لیا تھا، اور پھر سینٹرل کلکتہ کالج جس کا نام رکھا گیا. بعد میں مولانا آزاد کا جب انتقال ہوا 1958 میں، تو سینٹرل گورنمنٹ نے اس کا نام بدل کر مولانا آزاد گورنمنٹ کالج کر دیا. وہیں سے میں نے بی اے، آئی اے بی اے کیا، اور کلکتہ یونیورسٹی سے ایم اے کیا. ایم اے کرنے کے بعد مجھے ریسرچ فیلوشپ مل گئی تھی، اور وہیں میں ریسرچ کر رہا تھا. قریب 1.5 سال میں نے وہاں ریسرچ کیا. اس کے بعد بھاگلپور یونیورسٹی کا انٹرویو دیا تھا، جس میں میرا سلیکشن ہو گیا. تو بھاگلپور یونیورسٹی میں نے کام کیا 4 سال، قریب ڈپارٹمنٹ میں رہا. وہاں عارضی ملازمت ہوئی تھی. 4 سال میں وہاں ڈپارٹمنٹ میں رہا. اس کے بعد پھر وہاں ایک بہت مشہور کالج ہے، تیج نارائن بنیلی کالج، ٹی این بی کالج. ٹی این بی کالج میں چلایا، 3.5 سال وہاں رہا. اسی دوران یہاں مسا یونیورسٹی کا انٹرویو ہوا لیڈر کا، اور میں 7.5 سال تک کے بعد یہاں لیڈر کی حیثیت سے آ گیا مسا یونیورسٹی. اور مسا یونیورسٹی میں پھر پروفیسر بھی ہو گیا، صدر شعبہ ہوا. اور پھر یہاں سینٹرل لائبریری کا ڈائریکٹر بھی میں قریب 6 سال رہا. پھر کئی انسٹیٹیوشن وغیرہ میں ڈائریکٹر وغیرہ رہا، اس طرح سے کئی پوسٹ پر رہا. اور یہیں سے میں ریٹائر ہوا. سندوش ہوا. سندوش ہونے کے بعد چونکہ یہاں ایک لمبا عرصہ بیتا تھا، اس لیے میں دربھنگہ ہی کا باقی اب ہو گیا ہوں. بہار میں واپس آ گیا ہوں دراصل میں کہوں گا. اور اسی دوران میں نے جب وہ بھاگلپور یونیورسٹی میں تھا، تو میں نے کلکتہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی بھی کر لی. وہاں ایک استاد تھے ظفر وانوی صاحب، افسانہ نگار تھے جدید، انہیں کی نگرانی میں نے پی ایچ ڈی کی. اور پھر یہاں آنے کے بعد پھر تعلیمی سلسلہ کچھ تحریری سلسلہ میرا جاری رہا، اور انشاءاللہ جاری رہے گا. لکھنا پڑھنا چل رہا ہے. اس طرح سے بہار سے منتقل ہو کر میرے والد صاحب جو کہ کلکتہ چلے گئے تھے، اور پھر میں بہار واپس آیا، اور بہار سے میں آباد ہوا. ماشاء اللہ. تو رئیس صاحب، لگتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ زندگی کو قیمتی سمجھا ہے، اور زندگی کے ہر لمحے کو آپ نے جو ہے اس کی قدر کی ہے. اور جس طرح سے آپ کی مبارک زبانی ہمارے ناظرین تک یہ معلومات پہنچی، آپ کا تعلیمی اور علمی ادبی سفر کہاں سے شروع ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں انسان جو ہے مسلسل محنت کرتا رہے اور آگے بڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہ ہی جاتی ہے.
जानना चाहूंगा ये पीएचडी में आपका मौजू क्या रहा था? पीएचडी किस मौजू पे? उर्दू में नसरी शायरी। उस जमाने में एक रसाला निकलता था अलीगढ़ से, अल्फाज, अबुल कलाम कासमी साहब निकाला करते थे। उसमें बड़ी बहस हो रही थी, इत्तेफाक में भी बहस में हिस्सा लेता था और फिर असातिज़ा के दरमियान भी गुफ्तगू हुआ करती थी। तो ये मौजू मुझे मेरे उस्ताद मरहूम ज़फ़र उबांदी साहब ने ही दिया था कि नसरी शायरी में दिलचस्पी है, इसलिए नसरी शायरी पर काम कीजिए। मैंने काम किया और इत्तेफाक से डॉक्टर मोहम्मद हसन साहब जेएनयू वाले, वो मेरे एग्जामिनर थे, और दूसरे एग्जामिनर अब्दुल फरीद असलमी इकबाल, और इन दोनों ने तारीफ भी की और एक दो चीज़ों की निशानदेही की थी। जैसे हमारे मिर्जा जी की नज़में, शुरू में उन्होंने नज़में लिखी थी, नसरी नज़में, और वो ख्याल कामती से एक रसाला निकलता था, उसमें शाया हुई थी। तो वो नज़में मैंने उनका जिक्र कर दिया था नज़मों का, लेकिन हवाले नहीं दिए थे। तो डॉक्टर मोहम्मद हसन साहब ने मुझे जोर देकर कहा वाइवा के वक्त के, आप उन नज़मों को तलाश कीजिए और इसमें, क्योंकि अवलीन नमूने हैं इसलिए आप इनको इसमें शामिल कीजिए। तो मैंने उसमें शामिल करने की कोशिश की, लेकिन वो इत्तेफाक से शुमारा मुझे नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरा पेंडिंग में रह गया, वो थीसिस मेरी छपी नहीं। अभी तक मैं तलाश में हूँ, कामती का वो शुमारा नहीं मिल रहा है जिसमें कि उन्होंने नज़में कुछ लिखी थी, 4-5 नज़में उनकी उसमें शायद हुई थी। तो रहमान आज़मी साहब ने भी उसका जिक्र किया है अपने किसी मजमून में, लेकिन वो नज़में ओरिजिनल सूरत में आज तक मुझे नहीं मिल सकी। इसके अलावा हमारे मोहम्मद हसन साहब ने, क्योंकि मैंने उसमें खुर्शीदुल इस्लाम साहब का एक मजमूआ जस्सा जस्सा शायर हुआ था नसरी नज़मों पर, तो खुर्शीदुल इस्लाम साहब के जस्सा जस्सा का जिक्र किया था, लेकिन हमारे डॉक्टर मोहम्मद हसन साहब के कुछ नसरी नज़में उनकी शाये हुई थी, और बाद में फिर उन्होंने अपनी नसरी नज़मों का मजमूआ भी एक शाये किया, और कुछ नाम उसका है ज़हन में, तो उस मजमूए का भी जिक्र नहीं था। डॉक्टर मोहम्मद साहब ने ये भी कहा था कि मेरा भी मजमूआ मौजूद है, आप उसका भी जिक्र करना चाहिए था, तो उसका जिक्र नहीं किया। तो बहरहाल मैंने खास तौर पर उसमें कोशिश की है कि उर्दू में जो नसरी नज़मों की इब्तदा हुई उसको हाईलाइट किया जाए, और उसमें जोश मली आबादी का जो पहला मजमूआ कलाम है रूह अदब, उस रूह अदब में भी कुछ इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, और उसके पेशलौत में नज़्म तबातवाई में इस सिलसिले में लिखा है कि जोश मली आबादी ने एक नई किस्म की नज़्म ईजाद की है, और वो नज़्म इसमें शामिल है। तो उस पर 2-4 जुमले नज़्म तबातवाई साहब ने मुकदमे में लिखे हैं, तो उनका जिक्र मैंने किया है। साथ ही साथ नाम अहमद अकबर आबादी साहब ने कुछ नज़में लिखी हैं, कुछ तुर्की की नज़मों का नसरी नज़मों के तौर पर तर्जुमा किया है। तो इस तरह की और वो रिसाला एक जो निकलता था न्यास फतेहपुरी का निगार, उसमें भी कुछ नसरी नज़में शाये हुई थी, उनका भी मैंने जिक्र किया। इस तरह से जो बुनियादी माफ़ाज़ात हैं नसरी नज़मों के, या उर्दू में जो इसकी इब्तदा हुई, तो उसका जिक्र मैंने खास तौर पर रईस साहब यहाँ एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि नसरी शायरी से बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ भी है, वही आज़ाद नज़्म है या अभी इस तरह की जो नए शायरी के जो नए तजुर्बे आए हैं, और अलीम सबा नवीदी साहब ने उर्दू में यानी नए उर्दू शायरी में नए तजुर्बे के नाम से किताब भी उनकी आई है और मेरी नज़र से वो गुजरी है। तो ये नसरी नज़म के खदोखाल अगर हम मुतय्यन करना चाहें तो इसमें किन किन यानी उस टेक्निक को या उन हयती जो हमारी आती हैं, यानी इसमें हयत के एतबार से जैसे आज़ाद नज़्म है या और बाकी नज़में हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। बहुत सारे लोगों को इसमें जो है थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो सब चीज़ों को शायरी ही मानते हैं, जबकि नसरी शायरी बिल्कुल एक अलग जो है एक है। तो क्या नसरी शायरी में भी कोई वज़न बहर इस तरह का तो मेरे ख्याल में इतना नहीं होता है, लेकिन उसमें जज्बात की एक हम आहंगी जो है शायर के उस शुरू से लेकर, चाहे वो नज़मिया शायरी है या गज़लिया शायरी या और कोई सिर्फ ले लीजिए शायरी के हवाले से जो नसरी शायरी में आती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाजरीन को जो है बताइएगा। देखिए, नज़्म का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि नज़्म वो है जो पाबंद हो, नज़्म वो है जिसमें काफिया हो, नज़्म वो है जिसमें रदीफ हो, ये पाबंद नज़्म हम जिसको कहते हैं। उसके बाद फिर एक दूसरा स्टेज आता है जिसको हम मुअर्रा नज़्म कहते हैं, ब्लैंक वर्स। अब
मुअर्रा नज़्म में काफिया की पाबंदी नहीं होती है, तदीफ की पाबंदी नहीं होती, तदीफ की पाबंदी होती, काफिया की नहीं होती। जैसा कि एक बहुत अच्छी किताब शमीम हनफी साहब ने भी लिखी है और हनीफ कैफी साहब ने लिखी है। उस हनीफ कैफी साहब की किताब में इसकी तफसील मौजूद है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो ब्लैंक वर्स उसके बाद का स्टेज है, पाबंद नज़्म के बाद ब्लैंक हमारे यहाँ जो जिसको पहले गैर मुकफ़्फ़ा नज़्म कहा गया, बाद में मुअर्रा नज़्म कहा गया, उसके बाद आज़ाद नज़्म आती है। तो वर्स लिबर जो फ्रांस में एक था, जिसको फ्री वर्स कहते हैं, आज़ाद नज़्म, इसमें के बहर होती है, वज़न भी होता है, लेकिन जो वज़न है उसकी तरतीब यकसा नहीं होती है, बल्कि उसको जब ज़रूरत होती है हम उसको तोड़ देते हैं। फ़ौलुन लिया तो फ़ौलुन फ़ौलुन फ़ौलुन, अगर पहले मिसरे में 4 है तो कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरे मिसरे में फिर फ़ौलुन 4 बार इस्तेमाल हो सकता है 3 बार, हो सकता है 2 बार, हो सकता है 1 बार हो। तो ये वज़न के लिहाज से वो वज़न में बहर में तो होती है, उसका वज़न भी मुतय्यना होता है, लेकिन उसमें पाबंदी नहीं होती है कि जो रुक्न है वो रुक्न की तादाद हर मिसरे में बराबर होगी। तो उसको हम फ्री वर्स कहते हैं, आज़ाद नज़्म कहते हैं। और आज़ाद नज़्म के बाद की ये चीज़ है जिसमें कि ख़याल को के फितरी बहाव पर तवज्जो दी जाती है। ख़याल में किसी तरह की कोई पाबंदी ना हो। अगर वो वज़न में ख़याल आ रहा है तो हम उसके लिए सर नहीं धुनेंगे कि हम उसको फिर वज़न में लाएँ। अगर बेवज़न भी हो रहा है तो हम उसको उसी तरह रहने देंगे, उसी तरह रवा करेंगे कि वो बेवज़न भी ख़याल अगर आ रहा है तो कोई उससे हर्ज नहीं। यानी कुछ मिसरा हो सकता है कि उसमें वज़न में हो और कुछ मिसरे ऐसे हों जो बेवज़न हों। तो या फिर ऐसा हो कि उसमें कुछ टुकड़े ऐसे हों जो वज़न में हों और उसके बाद बेवज़न शायरी हो। तो इसी को हम नस्बी नज़्म कहते हैं, जिसमें ख़याल की फितरी रवानी पर ख़ास तवज्जो दी जाती है, वज़न व बहर की पाबंदी से मुकम्मल आज़ादी की कोशिश की जाती है। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। रईस साहब, मैं आपसे आपको ये बताता चलूं कि आपके चाहने वाले और आपके मद्दाहों की एक बहुत बड़ी कतार लग चुकी है और बहुत से जो है नाज़रीन आपको खुशामदीद कह रहे हैं, आपको सलाम अर्ज़ कर रहे हैं, आपको दुआएं दे रहे हैं। और इसमें बहुत सारे नाम हैं, स्क्रीन से वो हट गए नाम, लेकिन फिर भी मुझे याद हैं कुछ नाम। नईम अनीस साहब हैं कलकत्ता से, वो आपको खुशामदीद कह रहे हैं। सूफिया शीरीन साहिबा हैं, आपको सलाम दुआ कह रहे हैं। जावेद अनवर साहब हैं, हमारे बनारस से हमारे दोस्त हैं, वो आपको सलाम दुआ कह रहे हैं। और इसी तरीके से और भी कुछ लोग जुड़ते चले जा रहे हैं हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बड़े शौक से सुन रहे हैं लोग, और आपकी इल्मी और अदबी शख्सियत से इंशाल्लाह आज नाजरीन तो जो है महजूज और मुतासर होंगे ही, लेकिन इंशाल्लाह ये नाचीज़ भी आपकी बातों से, आपकी बसीरतों से बहुत कुछ इंशाल्लाह मेरे भी जो है तारीख गोशे इंशाल्लाह मुनव्वर होंगे, मुझे इस बात का यकीन है। रईस साहब, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपका तहकीकी तनकीदी काम बहुत बड़ा वकी है, तो मैं अपनी मालूमात के लिए और नाजरीन की मालूमात के लिए ये पूछना चाहूँगा कि तहकीकी व तनकीदी जो एक मेयार होता है उसके बारे में तो जाहिर है बहुत सारी किताबों का मुताला तो हमारे काम आता ही है, और उसके बाद फिर तजर्बे की बात आती है, इजहार के वसाइल इंसान ढूंढता है, और अपनी बात को या अपने किसी किसी मसले को मौसर और मुदल्लिल बनाने के लिए हम हवाले देते हैं, यानी मुअतबर और गैर मुअतबर हवाले हम लोग देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अगर मुअतबर और गैर मुअतबर हवालों पर थोड़ी सी रोशनी डालें, ताकि बहुत सारे हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हमारी जामियात के अंदर जो तालिबा रिसर्च करते हैं उनको मुअतबर और गैर मुअतबर हवालों का फ़र्क वो नहीं कर पाते हैं, उनको इसका इतना शऊर नहीं है जितना शऊर एक कदावर और एक बालिदा जहन मुहक्किक और नक्काद के पास होता है। देखिए, जहाँ तक तहकीक की बात है, अदबी तहकीक, उसमें मवाद हासिल करने के 2 ज़रिए होते हैं। पहले को हम कहते हैं बुनियादी माखज़ यानी प्राइमरी सोर्स, और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी सोर्स यानी सानवी माखज़। तो हर जगह बुनियादी माखज़ को मोतबर समझा जाता है,
यानी ये कि जैसे अब हम गालिब पर कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, गालिब का कोई कलाम है जो ये समझा जा रहा है कि उसमें कुछ लफ्ज दो तरह से मिलते हैं, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि गालिब के दीवान में वो शेर किस तरह से लिखा गया है, किस तरह से मौजूद है, उसमें कहीं तौर है, कहीं तर्ज है। फर्ज कर लीजिए तो तौर गालिब ने खुद क्या लिखा, अगर गालिब की तहरीर मिल जाए तो वो मोतबर तरीन है, और अगर गालिब के दौर में किसी ने उसको कोट किया, किसी ने उसको हवाले के तौर पर दिया या कहीं वो शेर पेश किया गया, तो उसमें तौर है कि तर्ज है, अब ये देखना लाजमी हो जाता है। साथ ये कि बहुत से ऐसे अशार हैं पहले ज़माने में छपने छपाने के या इत्तलात की वो सहूलतें नहीं थी जो आज हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बूम है, इस बूम की वजह से बहुत सारी सहूलतें आ गई हैं। तो उस ज़माने में ऐसा होता था कि किसी मुशायरे में किसी ने सुना और फिर उसके हाफ़िज़े ने उसको धोखा दे दिया, तो सौदा का शेर मीर के हवाले से आ गया। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा होता है। या मीर ही से बहुत सारे शेर ऐसे हैं मंसूब जो मीर के नहीं हैं, जैसे कि वो आए बद्र में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। अब ये शेर जाहिर है कि मीर से मंसूब हो गया, लेकिन ये शेर मीर का नहीं। मैं ये कह रहा था कि मीर से एक शेर बहुत मंसूब है जिसको बाद में काजी अब्दुल वदूद ने डिसाइफर किया, तो आए पद्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। ये शेर मीर से मंसूब रहा बहुत दिनों तक और लोग ये समझते रहे कि मीर का है, लेकिन तस्करों के हवाले से हमारे काजी अब्दुल वदूद साहब ने ये साबित किया कि मीर का शेर नहीं। तो इस तरह से तस्करों के तस्करे भी एक बुनियादी माखज़ में एक माखज़ है और एक उसका मंबा है कह लीजिए। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जब तहकीक हम करते हैं तो तहकीक में मोतबर जो हमारे यहाँ हवाले हैं वो मोतबर हवाले बुनियादी माखज़ात में मौजूद हैं, और बुनियादी माखज़ात से मुराद ये है कि जो शायर है उसके ज़माने में अगर कोई चीज़ छपी तो ज़ाहिर है कि वो बुनियादी माखज़ है, लेकिन अगर उसके इंतकाल के बाद, उसकी वफ़ात के बाद कोई चीज़ छप कर सामने आती है तो बुनियादी माखज़ हो सकती है लेकिन मशकूक है, इसलिए कि हो सकता है कि किसी मुदीर ने अपने तौर पर उसमें कुछ तब्दीली कर दी हो। जैसे मैं परवेज़ शादी पर काम कर रहा तो मैंने देखा कि परवेज़ शादी की एक नज़्म जो आजकल में छपी थी, उसका उन्वान कुछ दूसरा और परवेज़ शादी के मजमूए में दूसरे नाम से वही नज़्म है। उन्वान कुछ दूसरा है और वही नज़्म मौजूद है। तो मैंने उसकी तहकीक की तो मालूम ये हुआ कि पहले उन्होंने उसी उन्वान से वो नज़्म कही थी, बाद में फिर उसका उन्वान उन्होंने खुद से तब्दील कर दिया। परवेज़ शादी के जो ये थे मासरीन उन्होंने मुझे बताया, और उनके शागिर्द जो हमारे उस्ताद थे एजाज अफजल साहब, प्रोफेसर एजाज अफजल साहब बहुत मशहूर शागिर्द उनके, लेकिन बल्कि इकलौते शागिर्द, चहेते शागिर्द, उन्होंने भी मुझे ये बताया था कि ये उन्वान दरअसल परवेज़ शादी ने खुद ही तब्दील किया था। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कभी-कभी मुदीर हज़रात भी इसमें तब्दीली करते हैं, और इसी की वजह से जो छपी हुई चीज़ें उनके दौर की हैं, उनकी ज़िंदगी की हैं, वो ज़्यादा मोतबर होती हैं। बाद में जो चीज़ें छपती हैं वो उतनी मोतबर नहीं होती, मशकूक हो जाती हैं। अब जैसे गालिब का दीवान ही है, तो गालिब से दीवान में बहुत से शेर ऐसे हैं जो मशहूर हैं, लेकिन गालिब के नहीं। जैसे उनका एक बहुत मशहूर शेर है, कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम या रब, हमने दश्ते इम्कां को एक नक्शे पा पाया, दीवान गालिब में नहीं। अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि नुस्ख़े हमीदिया में ये शेर मौजूद है। नुस्ख़े हमीदिया में भी मैंने तलाश किया, इत्तेफ़ाक़ से नहीं। तो ऐसा है, हो सकता है कि गालिब ने एक शेर कहा हो मुतफ़र्रिक़ अशआर के तहत और उसको शामिल नहीं किया हो, तो लेकिन जिस तरह का शेर है उस शेर से ज़ाहिर ये होता है कि वो गालिब का है। या गालिब का एक शेर और है कि तमाशाए चीदन तमन्नाए चीदन एक इस तरह का शेर है, बहारा पीना गुनाहगार हूँ मैं।
गालिबी से मंसूब एक शेर और है कि तमाशाए गुलशन तमन्नाए चीदन बहार आफरीना गुनहगार हैं हम, लेकिन दीवाने गालिब में नहीं है। जाहिर है कि अगर हम इसको गालिब से मंसूब कर देते और कहीं कोट करते हैं गालिब की शायरी के हवाले से, तो ये गैर मोतबर हवाला होगा। हम जब तक ये सनद उसकी ना तलाश कर लें दीवाने गालिब में, या फिर नुस्ख़ा हमीदिया जो मौजूद है, जो ज़्यादा ज़ख़ीम है नुस्ख़ा हमीदिया में, उस वक्त तक हम उसको मोतबर शेर या गालिब का कलाम नहीं कह सकते। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब तक हम मस्दर को सही तौर पर ना देख लें, मंबा को सही तौर पर ना देख लें, बुनियादी माखज़ को सही तौर पर ना देख लें और उससे तक़ाबुल ना कर लें, एक एक लफ्ज़ का तक़ाबुल करना पड़ेगा, और तक़ाबुल ना कर लें उस वक्त तक कोई भी मवाद मोतबर नहीं हो सकता है। तो बड़ी बड़ी दिलचस्प और बड़ी मालूमाती गुफ्तगू है। आपने और इस सिलसिले में मैं और जोड़ना चाहूँगा ये कि सानवी माखज़ जो होता है, सानवी माखज़ में बाज़ लोग शेर अपने हाफ़ज़े से पेश कर देते हैं, या कोई कोटेशन हाफ़ज़े से पेश कर दिया और उसमें अमूमन भूल चूक हो जाती है, और उसको मैंने अगर बेस बना लिया, किसी मुहक़्क़िक़ ने बेस बना लिया, तो ज़ाहिर है कि वो मोहतात मुहक़्क़िक़ या मुस्तनद मुहक़्क़िक़ नहीं हो सकता। उसको ओरिजिनल टेक्स्ट देखना होगा, ओरिजिनल दीवान देखना हो, या फिर अफ़साने का मजमुआ हो, या कुछ नावल हो, उसका कोटेशन पेश कर रहे हैं, तो कोटेशन पेश करने में भी हो सकता है कहीं कहीं गलती होती, या तरमीम कर लेते हैं लोग, तरमीम का इशारा नहीं देते हैं कि इसमें तरमीम की गई है। रईस साहब, ये शायरी के मामले में खास तौर से आपने भी महसूस किया होगा और हम भी महसूस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, कि बहुत सारे क्लासिकल शौरा के अशार जो हैं या उसके बाद के शौरा जो हैं उनके अशार, या गालिब और इकबाल और मिर्तकी मीर और फिराक गोरखपुरी, फैज़ और इस तरह के बहुत सारे शौरा के जो हमारे उर्दू अदब की शान हैं, आज़मत हैं, और जिनको उर्दू शायरी की आबरू हम कह सकते हैं, बहुत सारे अशार उनके इधर उधर बहुत से यानी दूसरे शौरा से मंसूब किए जाते हैं, चाहे वो दाग दहलवी हो, या ख्वाजा हैदर अली आतिश हो, या मीर दर्द हो, या मीर तकी मीर हो, या गालिब हो, इकबाल हो, या इनके मासरीन हो। तो ये गड़बड़ जो है ये बड़ी मैं समझता हूँ एक कोफ्त पैदा करती है ये चीज। तो इसका हल क्या है, क्या किया जाए? यानी यकीन जानिए कि बहुत सारे अशार जो गालिब के हैं या इकबाल के हैं वो दूसरे लोगों से मंसूब कर दिए गए हैं, या हाली के हैं जैसे, या शिबली के ले लीजिए। तो ये क्या इस चीज को किस तरह से इससे बचा जाए या क्या किया जाए, ये एक अहम मसला है आजकल के दौर के अंदर। जी, बहुत सही फरमाया आपने कि बिल्कुल बहुत अहम मसला है। दरअसल पहले तबाअत वगैरह की सहूलतें बहुत कम थी, लोग मुशायरों में शरीक होते थे और अपनी ब्याजों में उसको या हाफ़ज़े में महफूज कर लेते थे, या ब्याजों में वो लिख लेते थे, और ब्याज लिखने में कभी कभी वो अपने हाफ़ज़े पर भरोसा करके भी घर पहुंचकर मुशायरे से घर पहुंचे, उसके बाद हाफ़ज़े से अपना उन्होंने अशार उतारना शुरू किए। इसमें भी गड़बड़ी हो जाती है, और खास तौर से ये गड़बड़ी उस वक्त होती थी जबकि तरही मुशायरे हुआ करते थे। तरह उसकी एक ही है, ज़मीन एक ही है, और काफ़िया रदीफ़ एक ही है, तो ज़ाहिर है कि इसमें अमूमन इधर का उधर हो जाता था और शेर को नक़ल करने में दिक्कत होती थी, या फिर ये कि अगर कुछ हुआ तो अपने तौर पर उसने कोई लफ्ज़ जोड़ दिया, ऐसा भी होता था। तो ये पहले ज़माने में अमूमन ऐसा हुआ करता था, और उस वक्त तक होता रहा जब तक कि हमारे यहाँ तबाअत की सहूलतें बहुत ज़्यादा ना हो गई, या फिर ये कि रिकॉर्ड करने की सहूलत नहीं थी, रिकॉर्डेड जो चीज़ें होने लगी, तो उसमें ये गलतियाँ कम हुई हैं। मंसूब करने का जो एक ये था, एक उसकी खामी थी, वो खामी दूर हुई है आहिस्ता-आहिस्ता। और अब तो हमारे यहाँ इत्तलात का बूम है, चूँकि बहुत ज़्यादा इस तरह की सहूलतें हैं कि आदमी अपने मोबाइल में भी इसको रिकॉर्ड कर लेता है, और फिर ऐसे भी रिकॉर्ड की चीज़ें मुशायरों में बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती रहती हैं, इसलिए अब ये चीज़ें खत्म हो रही हैं एक तरह से। लेकिन पहले जो चीज़ें थीं, इस तरह की खामियां थीं, इस तरह की गलतियां होती रही हैं और एक दूसरे से मंसूब कर देते रहे, तो उसको बेहतर तरीका मेरे ख्याल में यही है कि वो जितने इस तरह के अशार या इस तरह की गज़लें या इस तरह की नज़्में
अमूमन ऐसा नहीं हुआ है कि कोई इकबाल की नज्म पूरी की पूरी आ गई, एक आध मिसरे उसमें चेंज हो चुके, या फिर ये कि शेर उसमें बदल गया है, अपने तौर पर किसी आदमी ने अपने मौजूनियत तबा की बुनियाद पर उसमें कोई शेर या कोई मिसरा देखा कि ये ठीक नहीं लग रहा, दूसरा लग रहा, तो ये पहले होता रहा। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि जो मतबूआ नुस्खे हैं उन कई नुस्खों को सामने रखा जाए। कि मैं एक मजमून पढ़ रहा था इत्तेफाक से कल, तो उसमें मैंने देखा कि मतबूआ नुस्खे वो प्रोफेसर नसीम अहमद साहब जो BHU में थे, उन्होंने मतबूआ नुस्खा एक उसमें शाये किया है, एक रसाला जो दस्तक वहाँ से निकलता है, तो उसमें उन्होंने इस मतबूआ नुस्खे में क्या खराबी है वो तरतीब उस नुस्खे को दिया है। नूरुल हसन नकवी साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उन्होंने तरतीब दिया है, और उस तरतीब में उनसे गलती हुई है, या कह लीजिए कि प्रूफ रीडिंग, एक प्रूफ रीडिंग भी बहुत बड़ा मसला है। अब कहीं पर के बजाय पे हो गया है, कहीं पर ने के बजाय वो ले हो गया है, नुक्ता नहीं पड़ा है जिसकी वजह से ले हो गया। तो उन्होंने इस तरह की निशानदेही की क्या क्या गलतियां हैं, और उसकी वजह से मानी में एक तरह से खलल पैदा होता है। तो मेरा ख्याल यही है कि वो नुस्खों को सामने रखकर उससे तकाबुल किया जाए, और तकाबुल करने के बाद एक सेहतमंद नुस्खा बनाया जा सकता है जो बहुत ही सही हो, दुरुस्त हो। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। ये सबीरा खातून साहिबा भी हमारे साथ जुड़ी हैं और तहरीक बकाया उर्दू के हवाले से जो है आपको खुशामदीद कह रही हैं। बड़ी ही उम्दा गुफ्तगू और बड़ी मालूमाती गुफ्तगू है। रईसा भी हमारी और मेरी और हमारे नाजरीन की खुशनसीबी है कि आज आप इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम पे आए, तहरीक बकाया उर्दू के इस फेसबुक पेज को आपने जो है कबूल किया, आप आए। मैं ये चाहूँगा कि तहकीक में ख़ास तौर से जो हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स जब आते हैं, आज तहकीक की दुनिया में, या आज की जो मासर तहकीक हो रही है ख़ास तौर से हमारी जामियात के अंदर, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो वो बहुत हद तक आवाज नहीं आ रही है। यानी स्कॉलर को चाबी मिली थी, चाबी मिली चाबी। हाँ, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हम थोड़े एक दूसरे से दूर हट गए थे। मैं नाजरीन आपको ये बताता चलूं कि नेटवर्क की प्रॉब्लम हमारे जम्मू व कश्मीर में बहुत ज़्यादा है बनिस्बत बाहर के, चूँकि यहाँ हम 2G से काम चला लेते हैं। रईसा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था अपनी मालूमात के लिए और नाजरीन की मालूमात के लिए कि आज के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं ख़ास तौर से हमारे जामियात में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तहकीक के तरीक़ाकार जो हैं उन पर उस तरह से कारवान नहीं होते, और उनको एक दौड़ सी और एक रेस सी लगी होती है कि हम बहुत जल्द अपना PhD का मकाला सबमिट करवाएं और डिग्री होल्डर हो जाएं। तो वो तमाम तहकीक के जो तरीक़ाकार हैं, जो तहकीक एक सवर आजमा और दिक्कत तलब काम है, और यकीन जानिए कि खूने जिगर जलाने का काम है। लेकिन आजकल के दौर के अंदर सरका तवारुद और जनाब हूबहू नकल जो है, ये भी एक वबा आ गई है हमारी आजकल की बहुत हद तक नई नस्ल में। तो इसके बारे में आप क्या फरमाना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे नए रिसर्च स्कॉलर्स को? किस तरह से काम करना चाहिए, किन असूलों को लेकर जो है आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वो ना सिर्फ डिग्री तक महदूद रहें बल्कि उम्र भर इल्म अदब के शैदाई बनकर जो है जिंदगी के आखिर वक्त तक जो है तहकीक के फरीजे को अंजाम देते हुए, तनकीद के फरीजे को अंजाम देते हुए अपनी एक शनाख्त बनाने में कामयाब।
देखिए, इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारे यहाँ जो तदरीस का तरीक़ा है, ख़ास तौर से डिग्री लेवल पर, ऑनर्स लेवल पर या एमए पोस्ट ग्रेजुएट में, उस तदरीस के तरीक़े में तब्दीली की ज़रूरत है। वो तरीक़ा बना हुआ वैसा है जैसे कि जो इंटरमीडिएट पास कर के आता है बच्चा, जो आईए लेवल का, ये समझा जाता था पहले कि अदब की क़िरत वो कर सकता है, शायरी वो सही तौर पर मौज़ूनी तवा के साथ पढ़ सकता है, शेर सही पढ़ सकता है। इबारत में जो इज़ाफ़तें होती हैं अतफ़ी, वो इज़ाफ़तों को सही तौर पर पढ़ सकता है। फिर साथ ही साथ ये कि जो तलफ़्फ़ुज़ है, वो तलफ़्फ़ुज़ भी सही उसका होगा, ये तरफ तवक्कुफ़ की जाती थी। हमारे दौर में ऐसा होता था। स्कूल में हम लोगों को ये सिखाया जाता था कैसे क़िरत करनी है, शायरी कैसे पढ़ी जाएगी, नस्र कैसे पढ़ी जाएगी, या फिर ये कि उसमें जो इज़ाफ़तें हैं, कहाँ पर इज़ाफ़त है, फ़ारसी की थोड़ी हल्की-फुल्की नॉलेज दे दी जाती थी। लेकिन उसके बाद जब ऑनर्स में दाखिल होते थे तो ये समझाया जाता था कि इसका ये मकसद से दुरुस्त है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे यहाँ बहुत सारी बोलियाँ इतनी तरक्की याफ़्ता हो गई हैं कि उन बोलियों का असर उर्दू वालों पर हो रहा है। तो आप कश्मीर में रहते हैं, वहाँ डोगरी ज़ुबान, वहाँ कश्मीरी ज़ुबान है। तो कश्मीरी आप घर में कश्मीरी बोलते हैं, बाहर जब निकलते हैं तो आप उर्दू बोलते हैं। तो ज़ाहिर है कि वो घरेलू माहौल का या घरेलू बोली का कुछ असर तो उस पर होगा ही। वैसा ही है पंजाब में, वैसा ही बिहार में भी है, बहुत सारी बोलियाँ हैं यहाँ। मैं जिस इलाके में रहता हूँ, यहाँ मिथिला में मैथिली बोली जाती है। भागलपुर में था, वहाँ अंगिका बोली जाती थी। बंगाल में था, वहाँ बंगला बोली जाती थी। और फिर मुसलमानों की एक ज़ुबान अलग थी जिसको कलकतिया कलकशियन लैंग्वेज कहते हैं, जो घरों में बोली जाती है और या बाज़ारों में बोली जाती है। तो इस तरह से जो मुख्तलिफ बोलियाँ बहुत ज़्यादा तरक्की याफ़्ता हो गई हैं, जिसकी वजह से उर्दू बोली, उर्दू ज़ुबान जो है वो कमज़ोर हो रही है। या ये कि उर्दू ज़बान का जो ज़ौक़ है, वो ज़ौक़ उतना अच्छा नहीं है जितना पहले था। इसलिए तहक़ीक़ के तालिब इल्म जो ज़ाहिर है कि ऑनर्स और एमए करने के बाद ही तहक़ीक़ में कदम रखते हैं, तो ऑनर्स और एमए के वक़्त जब उनकी सही तौर पर तदरीस नहीं होगी, तो ज़ाहिर है कि वो तहक़ीक़ में भी ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकेंगे। एक तो ये कि हमारे यहाँ बिहार में ऐसा है, बंगाल में भी शायद ऐसा होगा, और मैं बहुत दिनों से वहाँ से टच में नहीं हूँ, कि सीटिंग हैबिट ख़त्म हो गई। हमारे यहाँ था कि हम लोग 4 पीरियड करते, 4 घंटे वहाँ बैठते थे यूनिवर्सिटी में, फिर 1-2 घंटे कम से कम रोज़ाना लाइब्रेरी में बैठा करते थे। वो आदत अब खत्म हो गई। अब नोट्स बेस्ड लोग हैं, पढ़ते हैं नोट्स के ज़रिए। वो टेक्स्ट नहीं पढ़ते हैं, मतन नहीं पढ़ते हैं। और ज़ाहिर है कि जब हम मतन नहीं पढ़ेंगे तो तहक़ीक़ में भी हमें दिक्कत होगी। हम चाहेंगे कि बना-बनाया एक सही हमारे हम पास मटेरियल आ जाए और उस मटेरियल में थोड़ी तरमीम करें, सरक़ा करें, कुछ तब्दीली करें और उसके बाद फिर उस पर डिग्री ले लें। और इसमें हमारे पास असातिज़ा भी उनकी मदद करते हैं कि जल्दी से डिग्री हो जाए और उसके बाद वो मुलाज़मत, यानी मुलाज़मत से, रोज़ी-रोटी से इस डिग्री का चूँकि रिश्ता हो गया है, जिसकी वजह से हम उस तन-आसानी चाहते हैं, मेहनत से जी चुराते हैं। ज़ाहिर है कि हम तहक़ीक़ के जो हमारे तलबा हैं, उन तहक़ीक़ के तलबा से सिर्फ़ मैं ये कहना चाहूँगा कि वो तन-आसानी ना करें, मेहनत से जी ना चुराएँ। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस मौज़ू पर वो रिसर्च कर रहे हैं, जिस मौज़ू पर वो तहक़ीक़ कर रहे हैं, उस मौज़ू का उनको कमा-फ़हू नॉलेज होना चाहिए। है क्या ये? दूसरे से ये मुख्तलिफ़ कैसे होगा? अब ज़ाहिर है कि जब इस पर वो तवज्जो देंगे, तो उनकी फाइंडिंग बिल्कुल अलग होगी दूसरों से, और वो उस अंदाज़ से मुताला करेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि वो मतन का मुताला ज़रूर करें। मतन के बगैर वो हवाला जात जो इधर-उधर से सानवी माख़ज़ात से किसी ने लिख दिया गालिब पर, हम गालिब का कलाम नहीं पढ़ रहे हैं। ये भी नहीं मालूम है, कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं इंटरव्यू में पूछता हूँ लोगों से कि कौन-सा ऐसा शायर है क्लासिकी जिसके दीवान में सहरा है। 99% बच्चे नहीं बता पाते हैं कि गालिब के कलाम में, गालिब के दीवान में सहरा भी मौजूद है, या कितनी असनाफ़ हैं गालिब के दीवान में, नहीं मालूम। इसलिए कि गालिब का दीवान उन्होंने उल्टा-पुल्टा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, कितनी असनाफ़ हैं, कितनी असनाफ़ के नमूने इसमें मौजूद हैं। तो मतन से चूँकि रिश्ता खत्म हो रहा है, इसलिए हमारी तहक़ीक़ कमज़ोर हो रही है। ज़ाहिर अफ़साने पर अगर वो शायरी करेंगे, नॉवेल पर करेंगे, नॉवेल पढ़ा नहीं है उन्होंने। उन्होंने अगर हमारे क़ुर्रतुल-ऐन हैदर का नॉवेल नहीं पढ़ा, प्रेमचंद का नॉवेल नहीं पढ़ा, जोगिंदर चौपाल का नॉवेल नहीं पढ़ा, या आज के जो नॉवेल हैं हमारे फ़िराक नहीं पढ़ा, हुसैनुल हक़ का नॉवेल। ज़ाहिर है कि नॉवेल जब तक गुज़रेंगे नहीं, 200-400 सफ़हात से, उस वक़्त तक उनके यहाँ एक तो ये कि बोलने में
तकल्लुम की ज़बान जो होती है वो कमज़ोर होगी, तहरीरी ज़बान कमज़ोर होगी, साथ ही साथ उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। किसी भी नॉवेल के सिलसिले में कोई राय कायम नहीं कर सकते हैं। तो मतन से जब तक वो रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, चाहे शेरी मतन हो या नसरी मतन, रिश्ता जोड़े बगैर वो कभी बहुत अच्छी तहरीक नहीं कर सकते। इसलिए मैं उनको मशवरा ये देना चाहूँगा कि वो मतन पढ़ें ज़रूर, टेक्स्ट पढ़ें। रईस साहब बहुत अच्छा, और यकीनन यही होना चाहिए, और इसी में जो है कामयाबी छुपी हुई है इन ज़र्री मुफीद आपके मशवरों में। और आपने वही प्रैक्टिकल अमली बातें बताई कि जिन पर यकीनन अमल करने की ज़रूरत है, और जो आपकी ज़िंदगी के तजुर्बात हैं, मुशाहिदात हैं, उनको आपने जो है सामने रखा। और मुझे उम्मीद है कि हमारी नई नस्ल बिलखसूस जो तहकीक की दुनिया से वाबस्ता हैं, वो इन बातों पर गौर व फिक्र भी करेंगे और अपनी अमली ज़िंदगी में इनको जो है अमलाएंगे अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर। रईस साहब, जो आज आपका मौजू है, जो तहरीक पकाए उर्दू ने आपको दिया है, वो है 21वीं सदी में उर्दू ज़बान और अदब की तदरीस के मसाइल। इस हवाले से मैं चाहूँगा आप इस पर भरपूर रोशनी डालें कि वो तदरीसी ज़बान व अदब की तदरीस मुअस्सर किस तरह हो सकती है, और हम जो तदरीस के असूल हैं, ज़ाहिर है वो भी आप ज़ेर बहस लाएंगे, तो मैं आपको जो है दावत दे रहा हूँ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। देखिए, कुछ बातें तो इस सिलसिले में मैंने अर्ज़ की, और मज़ीद मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ कि दरअसल हमारे यहाँ जो ज़ुबान का ताल्लुक है, ज़ुबान दो तरह की होती है। एक ज़ुबान है जिसको हम तकल्लुमी ज़ुबान कहते हैं, स्पोकन लैंग्वेज, और दूसरी ज़ुबान होती है तहरीरी ज़ुबान, रिटन लैंग्वेज। दो तरह की ज़ुबान, लिसानियात में हम उसको फोनिक लैंग्वेज कहते हैं तकल्लुमी ज़ुबान को, और ग्राफिक लैंग्वेज कहते हैं तहरीरी ज़ुबान। अब देखिए ये कि हमारे यहाँ जो तकल्लुमी ज़ुबान है, उस तकल्लुमी ज़ुबान पर जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि हिंदी और मकामी बोलियों के असरात बहुत ज़्यादा हैं। उर्दू की पहचान दरअसल शीन क़ाफ की वजह से है। हमारे यहाँ आवाज़ें बहुत सारी, अस्वात बहुत हैं। अस्वात हिंदुस्तानी अस्वात भी हैं, फारसी की अस्वात भी हैं। जे की आवाज़, मिशगा जे की आवाज़ है, या फिर गाफ की आवाज़ फारसी में भी है, हिंदी में भी है, हिंदुस्तानी भी है। लेकिन उसी के साथ साथ बहुत सी अरबी आवाज़ें हैं। वो अरबी आवाज़ें यानी अरबी हुरूफ, अरबी आवाज़ें, फारसी आवाज़ें जब हिंदुस्तानी आवाज़ों में मिली हैं तो हमारी उर्दू की अस्वात बनी है। और इस लिहाज से उर्दू बहुत कह लीजिए कि उर्दू का ज़ख़ीरा अस्वात का बहुत वसी है, बहुत ये अमीर ज़ुबान है इस लिहाज से, हिंदी के मुकाबले में तो बहुत अमीर है। अभी ऐसा महसूस कर रहा हूँ मैं पिछले 10 साल 12 साल से, अभी कुछ लोग रिसर्च मेरे साथ कर रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि मुताला उनका कुछ है, लेकिन तकल्लुमी ज़ुबान बहुत कमज़ोर होती जा रही है। और तकल्लुमी ज़ुबान सिर्फ चंद जो हमारे अदारे हैं, उन अदारों में इस पर ख़ास तवज्जो दी जाती है। जैसे अलीगढ़ जाता हूँ तो अलीगढ़ में देखा, या दिल्ली में इस तरह से लोग इसकी तरबियत करते हैं कि सही तौर पर लफ्ज़ों की अदायगी हो। अब लफ्ज़ों की अदायगी सही तौर पर नहीं, सही अस्वात के साथ, सही आवाज़ के साथ न हो तो लफ्ज़ के मानी बदल जाते हैं, और इस पर हमें ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है तदरीस में। जैसे ये सारी चीज़ें हम लोगों को बचपन में सिखाई जाती थी, जब के अखबार घर में उर्दू का आता था और अखबार की रीडिंग दिलवाई जाती थी, और हमारे गार्जियन वालिदैन ये कहते थे कि पढ़ के सुनाओ। हालांकि ये ऐसा नहीं था कि वो पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन वो पढ़कर सुनना सिर्फ इसलिए चाहते थे कि हमारी इस्लाह हो सके, और हम जब गलत उर्दू बोलते थे, गलत तलफ़्फ़ुज़ करते थे, तो उसका फ़ौरन इस्लाह उसकी हो जाती थी वहाँ पर, और टोका जाता था कि ऐसे नहीं ऐसे। तो मुझे याद है कि मुज़य्यन के लफ्ज़ का मैंने एक दफ़ा 2 दफ़ा गलती की थी, तो थप्पड़ भी खाया कि मुज़य्यन है और मुज़ीन मैं पढ़ता था। तो इस तरह से वो घर में इस्लाह उसकी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ऐसा माहौल नहीं है। बहुत कम ऐसे घर हैं जिनके अंदर हिंदी उर्दू अखबार आते हैं। अमूमन लोग हिंदी अखबार पढ़ते हैं, या फिर कुछ और मॉडर्न हुआ तो अंग्रेज़ी अखबार पढ़ते हैं। साथ ही साथ ये कि घर में पढ़वाने का रिवाज अब बहुत कम है। तो बाज़ ऐसे हमारे शागिर्द भी हैं
जो आला ओहदे पर भी पहुंच गए हैं, लेकिन उनके साथ ये कमजोरी है कि वो सही तौर पर तलफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाते। और मैंने उनको 1-2 दफ़ा ऐसे लोगों को मैंने कहा भी कुरान शरीफ की तिलावत आप कीजिए, किसी मौलवी को रख कर सामने उसके पढ़िए, तो उससे हो सकता है कि ये आपकी जो खामी है वो दुरुस्त हो जाए। तो तदरीस में इस बात की ख़ास तौर पे ज़रूरत है कि अब हम कोई लेवल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बीए का लेवल है, कि एमए का लेवल है, कि आईए का लेवल है, या बीए के बाद लोग तहक़ीक़ कर रहे हैं, अगर इस तरह की गलती करते हैं तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से, या फिर साथ ही साथ ये कहूँगा कि जो हमारे यहाँ अल्फ़ाज़ की अदायगी में वो सही मखरज से लफ्ज़ नहीं निकालते हैं, ख़े की जगह खा निकाल रहे हैं, तो अब उसको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है, उसकी भी तरबियत करने की ज़रूरत है। बल्कि अगर वो बीए के निसाब में 1 घंटा रोज़ इस तरह से कुछ इस तरह कर दिया जाए क़िरअत, नसरी क़िरअत और शेरी क़िरअत, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। उससे वो ख़ामी ख़त्म हो जाएगी जो ख़ामी हमें झेलनी पड़ती है कि वो पीएचडी कर रहे हैं और उनका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं है, पीएचडी कर रहे हैं लेकिन मखरज दुरुस्त नहीं है। तो इसमें ये बात हुई ज़बान के ताल्लुक से। तहरीर में हमारे यहाँ मदरसे बेस्ड बहुत से लोग आते हैं, मदरसे से फ़ारिग़ होकर यहाँ आलिम तक पढ़ाई होती है, जिसको बीए के बराबर समझा जाता है, आलिम करने के बाद वो एमए करते हैं, तो उनका इमला दुरुस्त होता है, ये उनके अंदर खूबी है, बिल्कुल उनका दुरुस्त लिखते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम से जो लोग आते हैं, जो बच्चे आते हैं, उनका इमला अमूमन गलत रहता है। वो उसमें अगर 1 सफ़ा लिखेंगे तो उसमें 5-7 इमला तो ज़रूर गलत लिखेंगे, ये एकदम आम हो गया है। और हम इमला पर तवज्जो नहीं देते हैं, हम इस तरह का, चूँकि हमारे यहाँ लेक्चर बेस्ड होता है, गए क्लास में और किसी मौजू पर लेक्चर देना शुरू कर दिया। ठीक है, आप लेक्चर दीजिए, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, लेकिन लेक्चर के साथ-साथ इमला को भी दुरुस्त करवाना चाहिए। मुझे याद आ रहा है 1976 का वो शुमारा नया दौर का, जिसमें कि ज्ञानचंद जैन ने एक मज़मून लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं ज्ञानचंद जैन चूँकि कई यूनिवर्सिटियों में रहे, इसलिए उन्होंने लिखा जी। कि मैं इलाहाबाद में मैं लेक्चर दे रहा था, और लेक्चर देने के दौरान फ़ौरन कुछ ऐसा मैंने देखा कि उसकी वजह से मेरे बोलने की जो रवानी थी उस पर असर आने लगा। और उसके बाद मैंने उसमें देखा कि बहुत से लोग बजाय दाहिनी तरफ से लिखने के बाईं तरफ से लिख रहे हैं, कुछ नोट कर रहे हैं। जब लेक्चर खत्म हो गया तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ इससे डिस्टर्ब हो गया, लेकिन बहरहाल लेक्चर खत्म किया। लेक्चर खत्म करने के बाद मैं खुद अंदर गया और कुछ लड़कों को देखा कि नोट कर रहे हैं, तो मैंने कहा क्या नोट कर रहे हैं? तो नहीं, आप बात बहुत अच्छी, कुछ निकात में नोट कर रहा था, कुछ पॉइंट्स में नोट कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप नोट जो कर रहे थे मुझे दिखाइए। अब वो शर्मा रहे हैं, दिखाना ही नहीं चाह रहे हैं। यही सूरत से मैंने उनसे कहा कि आप दिखाइए, तो दिखा कि वो नागरी रस्म खत में लिख रहे थे। तो ये उर्दू के बच्चे नागरी रस्म खत में लिखना ज़्यादा आसान समझते हैं, ऐसा क्यों है? इस पर हमें गौर करना चाहिए कि वो नागरी रस्म खत लिखना ज़्यादा आसान समझते हैं। इसीलिए मैंने एक जगह कहा था, उस पर लोग जिसवित भी हुए, कि हिंदुस्तान में बोलने की ज़ुबान यकीनन सबसे बड़ी ज़ुबान उर्दू है, लेकिन लिखने की ज़ुबान अब उर्दू नहीं है। लिखने की ज़बान अब हिंदी हो गई। उर्दू वाले भी हिंदी ज़्यादा पहले लिखते हैं, लिखना पसंद करते हैं और ज़्यादा लिखते हैं, उर्दू कम लिखते हैं। तो लिखने की ज़ुबान हिंदी हो गई है और बोलने की ज़ुबान उर्दू है। जो उर्दू नहीं जानता है वो उर्दू के बगैर बोल ही नहीं सकता है, कुछ अपना इज़हार ही नहीं कर सकता, चाहे वो उर्दू से नफ़रत ही क्यों ना करता हो। तो हमें उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि हम तलफ़्फ़ुज़ सही कराएँ, ऑनर्स हो, एमए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें इस तरह से बच्चों की तरह से उनको ट्रीट करना होगा और साथ ही साथ उनका इमला दुरुस्त कराना होगा, ताकि वो सही तौर पे ज़बान सीख सकें। अब आइए अदब। अदब में भी हमारे साथ ऐसा है कि अब नोट्स लिखते हैं बच्चे, चाहते हैं कि नोट्स लिखा दिया जाए। या इस तरह की किताबें भी मार्केट में आ गई हैं बहुत सारी, जिनमें के एमए के निसाब के मुताबिक, फलां यूनिवर्सिटी के निसाब के मुताबिक, इस तरह की किताबें बहुत सारी आने लगी हैं। और उनके आने की वजह से लड़कों ने वो ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना छोड़ दिया है। बेदी के अफ़साने नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बेदी की अफ़साना निगारी पर कोई किताब आ जाए तो उसको ज़रूर पढ़ लेंगे। कीर्तिचंद्र के अफ़साने नहीं पढ़ते हैं, प्रेमचंद के अफ़साने नहीं पढ़ते हैं, जोगिंदर पाल के अफ़साने नहीं पढ़ते हैं, शौकत हयात के अफ़साने नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं। शुमाइल अहमद के अफ़साने नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उन पर जो किताब आ गई, उन किताबों को पढ़कर वो वाक़फ़ियत हासिल कर लेते हैं, और इतनी वाक़फ़ियत ज़रूर हासिल कर लेते हैं कि जिससे वो एमए का इम्तिहान या ऑनर्स का इम्तिहान पास कर। तो ये जो आदत एक खराब रिवाज हमारे यहाँ है, ये जो एक खराब आदत आ गई है, इसको भी हम दूर करने पर गौर हमें करना चाहिए, ताकि हम टेक्स्ट की तरफ फिर लड़कों को राग़िब कर सकें, और साथ ही साथ ये कि
अदब से दिलचस्पी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि हम टेक्स्ट ना पढ़ें। गालिब के 2-4 शेर ठीक है, सबको याद हैं, लेकिन क्या कोई पूरी गज़ल याद है किसी को? इक़बाल की नज़्म, बहुत कम ऐसे बच्चे अभी मिलेंगे जो इक़बाल की पूरी नज़्म याद किए हुए हैं। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा वाले हमारे असातिज़ा खड़े होकर क्लास में पूरी नज़्म ज़ुबानी सुना भी देते थे और तशरीह भी करते थे और समझाते भी थे, तनक़ीद भी करते थे, अल्फाज के इस्तेमाल पर तवज्जो भी दिलाते थे। तो ये सारी जो कमियां अब आ गई हैं, अदब का ज़ौक़ हमारे अंदर कम हो गया है, डिग्री की होड़ बच गई है, डिग्री की तरफ लोग ज़्यादा दौड़ रहे हैं। इससे हमें कुछ परहेज़ करने की ज़रूरत है और इस तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है कि वो दोबारा टेक्स्ट पढ़ सकें। जी रईस साहब, बहुत कारामद बातें हमारे नाजरीन तक पहुंच गई आपके ज़रिए से, और यकीनन यही वजह है कि कहीं उर्दू वालों पर इलाकाई ज़बानों के ऐसे असरात आ गए हैं कि उनका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं होता। और आपने वजह फरमाया, और मुझे भी इससे 100% इत्फ़ाक़ कर रहा हूँ मैं आपकी इस बात से, और हमारे नाजरीन भी इस बात से इत्फ़ाक़ कर रहे होंगे, ज़ाहिर है कि मदरसा बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं दानिशगाहों में, स्कूलों कॉलेजों में, तो उनका इमला भी बहुत दुरुस्त होता है, उनका तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो मदारिस से फ़ारिग होकर नहीं आते दानिशगाहों में, तो उनके इमला में और उनके तलफ़्फ़ुज़ में बहुत सारी खामियां, गलतियां रह जाती हैं। तो ये गुफ्तगू दर्स व तदरीस के हवाले से, ज़बान व अदब की तदरीस के हवाले से वाकई इन तमाम मसाइल से आज हमारे असातिज़ा भी और हमारी जो है हमारे तालिबा तालिबात की ये परेशानी का एक बाइस बना हुआ है कि तदरीस के जो सही असूल हैं या अदब के और ज़बान के सीखने के जो सही कवायद हैं, बिल्कुल अपनी जगह बहुत सही हैं। रईस साहब, मेरा मानना है, शायद मैं सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन आप के सामने ये बात रखना चाहूँगा, एक तजुर्बा, कि इंसान का जो जहन होता है, इंसान को जो दिमाग होता है, वो एक खाली बर्तन की तरह ही होता है। लेकिन मुताला जितना हम करते हैं, जितना करते हैं, बहुत ज़्यादा मुताला करते 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 हमारे जहन के अंदर बहुत सारी मालूमात, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और फिर इस तरह से हो जाता है कि जिस तरह से रुई पर अगर हम एक एक कतरा पानी डालते रहें, और डालते डालते एक वक्त आता है फिर उस रुई से एक एक कतरा वो पानी का टपकना शुरू हो जाता है। मैं ये समझता हूँ, एक तख्लीकार बनने के लिए, एक बहुत बड़ा मुहक्किक और नक्काद बनने के लिए, एक बहुत बड़ा शायर बनने के लिए, इल्मी व अदबी दुनिया में यानी उस मकाम और मर्तबे तक पहुँचने के लिए एक उम्र दरकार है। और ये तभी मुमकिन है कि जब आदमी ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करे। और देखिए, मुताला भी दो तरह का है। एक तो अगर हम गैर अदबी रसाइल और गैर अदबी जो हमारे पास जो है गैर अदबी कुतुब कहिए, रसाइल कहिए, जराइद कहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसा अदब है जो मयारी अदब जिसको हम कहते हैं, और उसका जब मुताला किया जाएगा और पढ़ा जाएगा उसको बड़े गौर व तदब्बुर के साथ, और कोशिश ये की जाए कि हम जो बोल रहे हैं क्या सही बोल रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे सामने जो है लुगात जो है, डिक्शनरी जो है, उससे मदद मिल सकती है, या फिर बड़े अच्छे किसी जो है ज़बान माहिर लिसानियात या जो ज़बान पर पूरी कमांड रखता है, उन लोगों के साथ भी उठना बैठना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए, ताकि हमारा तलफ़्फ़ुज़ सही हो जाए और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। तो हमारा रईस साहब ये वक्त जो है अब इख्तिताम को पहुंचने वाला है। ये इरफान आरिफ साहब हम जो है हमें माशाल्लाह आपको खुशामदीद कह रहे हैं और बेहतरीन गुफ्तगू कह रहे हैं, और इस तरह से बहुत सारे नाजरीन, आप ये प्रोग्राम के इख्तिताम पर आप देखेंगे जब इसको, तो बहुत से कमेंट्स किसी वजह से जो है नहीं आ रहे हैं स्क्रीन पे, और जो आए हैं मैंने कोशिश की है कि उन तमाम मुहिबाने रईस साहब जो हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, उनके नाम, उनकी का सलाम आप तक पहुंचाऊं। मैं किस हद तक कामयाब रहा इस सिलसिले में मैंने कोशिश की है, लेकिन मैं माजरत ख्वाह हूं कि जो
नाजरीन हमारे हैं जिनके कमेंट्स यहाँ मुझे नहीं पढ़े जा रहे हैं या आ नहीं रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनका सलाम मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, उनकी मोहब्बतों की सौगात मैं आपके पास पहुँचा रहा हूँ और उनकी दुआएं आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ। ये गुफ्तगू बहुत दिलचस्प और बड़ी मानेखेज, बड़ी मालूमाती और बल्कि बसीरत अफरोज गुफ्तगू है आज की इस हवाले से कि हमें जो है आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है हमारे नाजरीन को, मुझे ज़ाती तौर। तो ये इख्तिताम, चूँकि अब ये प्रोग्राम इख्तिताम को है, मैं चाहूँगा कि उर्दू की नई नस्ल को आज, जबकि हम 21वीं सदी में हम सांस ले रहे हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, ज़माना है, और उर्दू वालों के अंदर एक एहसास कमतरी जो है रच बस चुका है रग रग में कि उर्दू पढ़कर आखिर हम क्या करेंगे, या वालिदैन भी ये सोचेंगे कि हमारा बच्चा अगर उर्दू पढ़ेगा तो आखिर उसका मुस्तकबिल किस नौइयत का होगा, उसका मुस्तकबिल तारीख है या रोशन है, वो इस तशवीश में हैं। और बजाते खुद उर्दू वाले जो पढ़े हैं उर्दू, वो भी एक तरह की कम आएगी या एहसास कमतरी का शिकार हैं। मैं चाहता हूं आपसे कि आप ये बताइएगा कि हमारी जो उर्दू की जनरेशन है, जो उर्दू की नस्ल है, जो उर्दू के लोग हैं, उनके अंदर से ये एहसास कमतरी किस तरह से ख़त्म हो, कोई ऐसा मशवरा दीजिए ताकि उर्दू वाले अपने आप को जो एहसास कमतरी का शिकार पा रहे हैं, इस एहसास कमतरी से वो निकलें और उनको जो है ज़िंदगी के मसाइल अपने जो हैं, जो नज़र आ रहे हैं कि भाई उर्दू पढ़ के हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, तो मुफीद मशवरों के लिए हमारे नाजरीन मुंतज़िर हैं आपके मुफीद मशवरों के। तो इस सिलसिले में फरमाइए, आप क्या कहना चाहें। देखिए, ऐसा है कि हम सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एहसास कमतरी का शिकार होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हमारी जो ज़ुबान है जिंदा ज़ुबान है और सही मानों में पूरे बर्र सगीर की ज़ुबान उर्दू ही है। वो नागरी लिपि में लिखी जाती हो, आप किसी भी हिंदी अखबार को उठाकर देख लें, यहाँ तक कि बंगला अखबार। मैं पिछले साल आसाम जा रहा था तो हवाई जहाज में मैंने देखा कि मैं बंगला कुछ जानता हूँ कलकत्ते में रहने की वजह से, तो मैंने देखा वहाँ एक अखबार रखा हुआ था प्लेन में, आनंद बाजार पत्रिका। तो फौरन मेरी नजर बाजार पर गई कि ये बाजार कहाँ से आया। आनंद ठीक है, संस्कृत का लफ्ज, पत्रिका भी ठीक है, लेकिन ये बाजार कहाँ से आ गया। तो जाहिर है ये फारसी का लफ्ज है बाजार, लेकिन फारसी के इस लफ्ज के बगैर एक बड़ा अखबार जो बंगला में निकलता है, बहुत मशहूर अखबार है, वो अखबार नहीं निकल पाता। और ये बाजार फारसी से वहां गया, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, उर्दू से वहां गया, इसलिए कि बंगला में भी उर्दू के बहुत सारे अल्फाज हैं। वहाँ जो फुटबॉल के मैच होते हैं, फुटबॉल के मैच में रेफरी जब बोलता है कि नाकुच कोरे दिए, नाकुच कोरे दिए चे, नाकुच का क्या हो, नाकिस कर दिया, नाकिस को नाकुच अपने तौर पर वो बंगला लहजे में बोलते हैं नाकुच। तो हिंदी में भी बहुत सारे अल्फाज है, कोई भी हिंदी का अखबार उठा के देख लीजिए आप, उसकी सुर्खी हो या फिर नीचे खबर हो, उसमें वो बगैर उर्दू के अल्फाज के इस्तेमाल के वो अखबार मकबूल हो ही नहीं सकता है, आम लोगों तक पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए ये एहसास कमतरी बेकार है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारी उर्दू जुबान ऐसी है जो मुख्तलिफ लिपियों में जिंदा है, मुख्तलिफ लिपि के जरिए से वो अवाम से अपना राब्ता बनाए हुए है। हाँ ठीक है, हालात अभी हमारे ठीक नहीं है, उर्दू को सरपरस्ती नहीं है, बल्कि उर्दू को चलने की पॉलिसी है, अभी चल रही है। नई तालीमी पॉलिसी जो आई, जिसके लिए शायद इरफान आरिफ साहब मुझसे सवाल कर रहे हैं। जी जी, इरफान आरिफ साहब का ये सवाल है जी, मैं कहना ही चाह रहा था ये। हाँ जी 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 जी, चूंकि ये जुड़ा हुआ, नई तालीमी पॉलिसी में उर्दू को सानवी जुबान के तौर पर पढ़ाने से परहेज किया गया है, उसको प्यारी जुबान कर दिया गया है। हालांकि जाहिर है कि ये जरूरी लाजमी जुबान नहीं रही, तो लाजमी जुबान हो के ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उर्दू जिंदा नहीं रहेगी ऐसा कुछ नहीं, हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा रहेगी, और वो जब तक उर्दू बोलने वाले हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन उर्दू बोलने वाले मौजूद हैं, उर्दू जिंदा रहेगी। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि 1948 से पहले हमारे यहूदियों का कोई मुल्क नहीं था,
पूरी दुनिया के नक्शे पर कोई मुल्क नहीं था, मुख्तलिफ मुल्कों में ये बसे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी हिब्रू ज़ुबान को जिंदा रखा या नहीं रखा। जैसे ही इजराइल बना, इजराइल की सरकारी ज़ुबान हिब्रू हो गई, लेकिन हिब्रू ज़ुबान कैसे रही, जिंदा कैसे रही? जाहिर है कि वो जिंदा रही जहाँ भी ये थे, चाहे अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, जर्मनी हो, फ्रांस में हो, कहीं भी हो, या जापान में हो, जहाँ भी यहूदी रहे वो अपनी ज़ुबान हिब्रू को जिंदा रखे हुए रहे। वैसे ही हमें उर्दू अपनी ज़ुबान को जिंदा रखना है, कहा वो सरकारी तौर पर उसको आनत मिले या सरपरस्ती मिले न मिले, सरकारी तौर पर कुछ कुचलने, नजरअंदाज करने की कोशिश की जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उर्दू का मतलब ये हरगिज नहीं है कि उर्दू ही में हम उस्ताद बने, उर्दू में स्कूल टीचर बने, कॉलेज के लेक्चरर बने, प्रोफेसर बने, कोई ऐसा नहीं है। या फिर ये कि उर्दू के और जो चैनल हैं जो हमारे यहाँ टीवी वगैरह में उर्दू की जरूरत होती है उर्दू वालों की, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम उर्दू ही की रोजी रोटी खाएं। उर्दू, लेकिन उर्दू सीखना, उर्दू अदब के साथ अपना एक रिश्ता बनाए रखना, ये हमारे लिए लाजमी है। और दूसरी ज़ुबानें हैं, दूसरी ज़ुबान या दूसरे उलूम हैं, उन उलूम में भी हम अपनी पहचान बना सकते हैं, उन उलूम से भी हम जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे नाक़िदीन हैं। करामत अली करामत बहुत मशहूर नक़ाद थे आज से 20-25 साल पहले। वो मैथमेटिक्स के टीचर थे, मैथमेटिक्स के टीचर थे, उड़ीसा में कॉलेज में मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। शमसुर रहमान फारूकी उर्दू के तो टीचर नहीं है, उर्दू की रोजी रोटी नहीं खाई उन्होंने, वो तो एलाइड IAS थे, लेकिन उर्दू से उन्होंने अपना रिश्ता बनाए रखा। इस तरह बेशुमार लोग हैं और वो उर्दू से अपना रिश्ता बनाए हुए हैं और उर्दू के जरिए से उनकी पहचान भी होती है। तो एहसास से कमतरी की जरूरत नहीं है, उर्दू में इतनी तवानाई मौजूद है कि वो दूसरी ज़बानों को शिकस्त दे सकती है और कम से कम तकल्लुमी सतह पर तो हमेशा जिंदा रहेगी, चाहे हुकूमत की पॉलिसी कुछ भी हो। उसको अख्तियारी न रखे, उसको लाजमी न रखे, अख्तियारी बना दे, लेकिन उर्दू जिंदा रहेगी। उर्दू हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। एक मोहब्बत की ज़ुबान है, एक लिंक लैंग्वेज है हिंदुस्तान की, राब्ते की ज़ुबान है, इसलिए उर्दू ज़ुबान से मायूस होने की जरूरत हरगिज़ नहीं है और एहसास कमतरी का शिकार होने की भी जरूरत नहीं है। मैं नई नस्ल को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो बहुत ही खुद-एतमादी के साथ उर्दू पढ़ें और उर्दू में अपनी दुनिया आबाद करने की भी कोशिश करें। हो सकता है कि उर्दू से वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको ना पहुँचे, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो अपनी मादरी ज़ुबान को छोड़ दें। मादरी ज़ुबान से अपना रिश्ता ज़रूर बनाए रखना चाहिए। माशाल्लाह। आलम बनारसी साहब, रईस साहब आपको खुशामदीद कह रहे हैं और हमारी तहरीक बकाए उर्दू को सराह रहे हैं। नाजरीन, ये थे आज हमारे मेहमान के जिनकी गुफ्तगू सुनने के लिए दिल चाहता है कि घंटों इनको सुना जाए और भरपूर सुना जाए और इनकी इल्मी व अदबी इस्तेदाद और इनकी सलाहियतों पर हम जितनी इनको दाद दें, जितना जो है इनको सराहें और इनकी तारीफ करें, इनकी कदर करें, कम है। नाज़रीन, अब ये प्रोग्राम इख्तितामी मरहले में पहुंच ही गया है। मैं रईस साहब अपनी तरफ से और अपनी तहरीक बकाए उर्दू के तमाम अराकीन की तरफ से और बिलखसूस तमाम नाजरीन की जानिब से जो पूरी दुनिया में आपको आज देखते चले जा रहे थे, हमें देखते जा रहे थे और हमारी तहरीक बकाए उर्दू की इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम को बड़ी दिलचस्पी से हर रोज़ देखते हैं, बिला नागा देखते हैं और महजूज होते हैं। मैं तमाम नाजरीन का शुक्रगुजार हूँ और बिलखसूस आज के मेहमान जनाब रईस साहब का, रईस अनवर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। रईस साहब, आपने बड़ा अपना कीमती वक्त हमें दिया है। इस आपके कीमती वक्त के लिए हम दिल से आपके शुक्रगुजार हैं और हम तमन्ना करते हैं, हमारी तहरीक ये तमन्ना करती है कि आप जैसी नाबगाए रोज़गार हस्ती एक बार फिर हमारे इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम पर इसी तरह नमदार हो और आपसे हम बहुत कुछ सीखें, हमारे नाजरीन बहुत कुछ सीखें। नाजरीन, अब ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंच रहा है, लेकिन चलते चलते मैं अपने और अपने मेहमान और आप नाजरीन की खिदमत में ये शेर अर्ज करता चलूं कि वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। रईस अनवर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा करे कि जिंदगी का साज और ये जिंदगी की आवाज़ इसी तरह
ہم جو ہے یہ گونجتی رہے اس دنیا کے اندر آپ کی ہماری سب کی، اور ہمیں اللہ جو ہے خوش و خرم رکھے، پوری دنیا کے لوگوں کو خوش و خرم رکھے، اور امن و سلامتی کے ماحول کے ساتھ ہم زندگی کا سفر طے کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔